Hello dear students, very good morning everyone. I welcome you all to Byju's classes. Basically आज हम start करेंगे microbes in human welfare, and in that we are going to discuss a very important topic, that is microbes as biocontrol agents and as biofertilizers. ठीक है कि किस तरीके से microbes को हम biocontrol agents की फॉर्म में, biofertilizers की फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. Now if you can see this picture, very good morning Saloni. नाउ इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, तो आपने बहुत जनरल एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है जिसे बोला जाता है काउ डंग के जो ये उपले से बनते हैं, राइट. आप दिस इज अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन जो जनरली हमको रूरल एरियाज में देखने को बहुत प्रोमिनेंटली मिल जाती है, राइट. दिस इज बेसिकली ऑल व्हाट, ये क्या है यहाँ पर, दिस इज काउ डंग, है ना. अब हमको उसी से डिस्कस करना है आज के बारे में जो हम बात करेंगे. बेसिकली आई विल नाउ टेल यू कि बेसिकली हम यहाँ से काउ डंग को रेफर क्यों किया है, बिकॉज सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस कि माइक्रोब्स को किस तरीके से यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. तो बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, काउ डंग का होना. ठीक है. सर्टेन अगर मैं बात करूं, लेट्स सी नेक्स्ट पिक्चर. अब आपको, अब अगर मैं बात करूं डंग, ये जो डंग है एक मल्टीपर्पज होता है. ठीक है. अगर बात करी जाए हाउ इट हैपेंस, तो उसमें एक चीज आपने याद रखनी है, दैट व्हेन यू टॉक अबाउट, एक हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया होता है विच इज कॉल्ड एज मिथानोबैक्टीरियम. ठीक है. मिथानोबैक्टीरियम जो है मेरे पास मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, दोज बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट वेयर, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द रूमन ऑफ कैटल. अगर हम कैटल के स्टमक की बात करें, उसमें स्टमक का एक हिस्सा होता है जिसको बोला जाता है रूमन. तो रूमन ऑफ द कैटल में मेरे पास मिथानोबैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं. तो जो खाने में व्हेनेवर अ कैटल इज फीडिंग, तो वहां से मिथानोबैक्टीरियम जो फूड में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द कैटल, दे डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट. तो जो भी द फूड दैट द कैटल इज ईटिंग, उस फूड में जो भी सेल्यूलोज होता है, that cellulose is basically digested, by the help of these methanobacteria. ठीक है. और एक बार जब खाना खाया कैटल ने, तो खाने में जो सेल्यूलोज था उसका डाइजेशन हो जाएगा. नाउ अल्टीमेटली द डंग दैट विल बी फॉर्म्ड, जो डंग बनेगा, उस बेसिकली डंग में हमारे पास यही बैक्टीरिया होंगे, दैट इज मिथेनोजन्स. और इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसे आप कह सकते हो इसको यूज कर सकते हैं इन्हीं बैक्टीरिया को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गोबर गैस. क्योंकि मोस्टली काउज है, काउ डंग है, ये सब चीजें हमको रूरल एरियाज में, गांव जैसे इलाकों में देखने को मिलती है, शहरों में बहुत कम होता है. फॉर दैट प्रेफरेंस भी से रूरल एरियाज में आपको ये चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखती है. तो बायोगैस की प्रोडक्शन से लिंक्ड काउ डंग कितना इंपॉर्टेंट है और ये बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट है,
ग्रेजुअली अभी हम बायोगैस का प्लांट स्टडी करेंगे, देन वी विल गेट टू नो अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये जो काउ डंग है जिसके अंदर मिथेनोजन्स होते हैं, मिथेनोजन्स, जन मीन्स विच इज गोइंग टू जनरेट समथिंग, जो कुछ प्रोड्यूस करेगा, एंड मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दीज आर मिथेनो बैक्टीरियम, जिसके बारे में हम बात करेंगे, विच इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प अस प्रोड्यूस द बायोगैस। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, काउ डंग विद मिथेनोजन्स, anaerobic respiration, anaerobic mode प्रोवाइड कराकर। व्हाट इज anaerobic? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज जो ये मिथानोजेंस होते हैं दे आर ऑब्लिगेट एनारोब, इनके लिए बहुत जरूरी होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस हो। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो मिथानोजेंस काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो अल्टीमेटली अब आप ये देखो कि जो कैटल का जो डंग है, वेस्ट है, वो आपको जनरली कहाँ अवेलेबल मिलता है? रूरल एरियाज में, विलेजेस में, बहुत ज्यादा अमाउंट में। दैट इज वाई जो बायोगैस का प्रोडक्शन है, बायोगैस के प्लांट्स होते हैं, वो रूरल एरियाज में मिलते हैं। और पॉइंट ये आता है कि इसको यूज कहाँ किया जाता है रूरल एरियाज में? एक तो इसको यूज किया जाता है लाइटनिंग और कुकिंग पर्पसेस में, इसको यूज किया जाता है। किसको? बायोगैस प्लांट को। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक एक स्टेप करके अल्टीमेटली बायोगैस प्लांट है क्या, हाउ दिस बायोगैस इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। तो ये एक मल्टीपर्पज डंग है, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। मल्टीपर्पज है, आप इसको कुकिंग के लिए यूज कर रहे हो, आप इसको लाइटनिंग के लिए यूज कर रहे हो। मेजर कंपोनेंट्स में इसमें मीथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एंड हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा मीथेन होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन कहीं जाकर आपका H2 गैस होता है। ये कॉम्पोजिशन होती है, वी विल स्टडी दिस। तो ये होता है बायोगैस का व्हेन एवर वी टॉक अबाउट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सबसे खास बात होती है इसकी कि जो बायोगैस है that is a renewable source of energy. The most important point about biogas that it is the renewable source of energy, renewable source of energy है। एंड कोई पूछे विच इज द प्रीडोमिनेंट गैस, सबसे ज्यादा जो प्रीडोमिनेंट होती है इसमें गैस, दैट इज योर मीथेन गैस। इट्स द प्रीडोमिनेंट गैस इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, और इसको मैंने बताया ही आपको, कुकिंग में, लाइटनिंग पर्पज में, और एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। नाउ द पॉइंट इज दैट हाउ इज बायोगैस प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। एक अगर लार्ज स्केल की बात करें, देन हाउ बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। हाँ जी सलोनी जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है या क्या है? बिकॉज आपका आई थिंक लेफ्ट हो गया था बीच में, तो आई यस होप सर, आपको। प्रॉब्लम सर हाँ जी, कॉल में प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। अच्छा अच्छा ठीक है। तो लास्ट कौन से पॉइंट पर थे आप क्लास में? सर बायोगैस को गोबर गैस मतलब मेथनोजन से प्रोड्यूस होती है, वो पढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर राइट। यस सर। ठीक है, तो मैंने यही बताया था कि अल्टीमेटली कैटल्स हैं, वो खाना खाएंगे, उनके खाने में जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वी हैव मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम मतलब यस मीथेन सर। प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया। ठीक है, जो यस कि, सर, इतना पढ़ा दिया था। ठीक है, जो कैटल के ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, ये भी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद मैंने बताया था कि बेसिकली क्या होता है, जो काउडंग है जिसमें मिथेनोजेंस प्रेजेंट हैं, ये मिथेनोजेंस होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट मतलब नेसेसरी है उसके लिए कि वो एनारोब हो। व्हाट इज एनारोब? जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वर्क करता है। सो वेन एवर वी प्रोवाइड एनारोबिक कंडीशंस, जब भी एनारोबिक कंडीशंस मिलती है काउ डंग को जिसके साथ मिथेनोजेंस प्रेजेंट हैं, देन बायोगैस और गोबर गैस का प्रोडक्शन होता है। देन द पॉइंट इज दैट कि एक्चुअली इसको यूज कहाँ करते हैं? लाइटनिंग पर्पज के लिए, कुकिंग पर्पज के लिए, विलेजेस में, रूरल एरियाज में इसको यूज किया जाता है। देन आई टोल्ड कि जो ये मल्टीपर्पज डंग है जिससे मेरे को बायोगैस मिलती है, इसमें मेजर गैसेस होती हैं, सबसे ज्यादा मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2 गैस। प्रीडोमिनेंट सबसे मेजॉरिटी में मेजर गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस। बट पॉइंट ये भी है कि बायोगैस की इंपॉर्टेंस भी ये है बिकॉज इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप इसको रिन्यू कर सकते हो, जिससे कि अगर हम बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स में आता है ना, नेचुरली प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे आता है कोल है, पेट्रोलियम है,
फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये नॉन रिन्यूएबल आते हैं कि एक बार अगर खत्म हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है इनको दोबारा से जनरेट करने में, बनाने में। बट बायोगैस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तक हमारे पास काउडंग की अवेलेबिलिटी है, बायोगैस प्लांट्स वर्क कर रहे हैं, आप बायोगैस को प्रोड्यूस करवा सकते हो। ठीक है, लेट अस नाउ कंटिन्यू दिस थिंग। फिर मैं आपको बताया था 3 यूजेस इसके, लाइटनिंग में, कुकिंग में और फ्यूल की फॉर्म में इसको यूज करते हैं गैस को। अब पॉइंट ये कि लार्ज स्केल पर किस तरीके से बायोगैस प्रोड्यूस करी जाती है, तो वो हमको बड़े ध्यान से समझना है। ऐसा कुछ दिखता है अगर आप एक बायोगैस प्लांट की बात करते हो। दैट इज हाउ अ बायोगैस प्लांट लुक्स लाइक। इससे पहले कि आपको मैं सारी इसकी प्रोसेस डिटेल में बताऊं, सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पर मेजर चीजें क्या क्या यूज करी जाती हैं इन अ बायोगैस प्लांट, की बायोगैस प्लांट में मेजर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले इफ आई जस्ट राइट अबाउट बायोगैस प्लांट, तो मैं ये लिखूंगा, सबसे पहले मेरे पास होता है सप्लाई। प्लीज लिख लो इन चीजों को। सबसे पहले होता है सोर्स टू सप्लाई द फीड स्टॉक। ठीक है, ये जो चारा है, काउ डंग है, ये सब सप्लाई, इसका मेरे पास सबसे पहले सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे पास एक होता है डाइजेशन टैंक बायोगैस प्लांट में, जिसमें कि डाइजेशन हो सके ताकि बायोगैस प्रोड्यूस करा जा सके। ठीक है, एक बायोगैस का रिकवरी यूनिट होता है कि जहां से जो सामान बनेगा आप उसको निकाल सको, ताकि बायोगैस को एक्सचेंज करके निकाला जा सके। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास इस स्ट्रक्चर में एक डिब्बा होता है या एक एरिया होता है जिसको एनारोबिक डाइजेस्टर बोला जाता है। नाम से समझ में आ रहा है कि एनारोबिक डाइजेस्टर वो डाइजेस्टर होगा जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को डाइजेस्ट करेगा। किस चीज को डाइजेस्ट करता है? इसमें डाला जाता है बायोवेस्ट, और जो डंग है उसको स्लरी, स्लरी होता है, चटनी होती है बहुत पतला करके। बायोवेस्ट आपके फील्ड्स में जो भी वेस्ट है, साथ में स्लरी, स्लरी जो होती है डंग की, दोनों चीजें मिलाकर एनारोबिक डाइजेस्टर में डाली जाती है। ठीक है, और अब ये अगला पॉइंट क्या होता है, ये जो स्लरी होती है, अभी आगे डायग्राम दिखाई देंगे आपको, ये जो स्लरी मैंने बोला, इस स्लरी को हम अल्टीमेटली कवर करते हैं ऊपर से। इट इज कवर्ड विद अ फ्लोटिंग कवर, एक फ्लोट करने वाला कवर होता है जो फ्लोट करता रहता है। ऐसा नहीं है कि इतना टाइट कवर लगा देंगे कि वो कभी हिलेगा ही नहीं वहां से, नो, फ्लोटिंग कवर होता है। अब ये होता है कि जैसे ही माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी चालू होती है, बिकॉज हम इसमें माइक्रोब्स डालते हैं, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होगी। गैस प्रोड्यूस होगी तो ये जो फ्लोटिंग कवर रखा था वो राइज अप कर जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो एक आइडिया लग जाता है कि अब गैस प्रोड्यूस हो गई है। फिर जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है उसको रिस्पेक्टिव प्लेसेस में ऐसे पाइपलाइंस कनेक्टेड होती हैं, रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे पाइपलाइंस से उसको सप्लाई कर दिया जाता है। फिर आप इसको कुकिंग के लिए, लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज बचती है, स्पेंट स्लरी बोला जाता है इसको, या यूज्ड स्लरी। कि बायोगैस प्रोड्यूस करने के बाद एक स्लरी, एक मसाला, एक चटनी जैसा कुछ बच जाता है, उसको हम आउटलेट के थ्रू, एक बाहर ओपनिंग के थ्रू निकाल लेते हैं, और आप उसको अल्टीमेटली अपनी फील्ड्स में एज अ
मैन्योर खाद की तरह या एक फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हो। तो बेसिक स्टेप्स मैंने क्या बोले कि बायोगैस प्लांट में मेरे को क्या क्या चाहिए। एक तो एक होना चाहिए सोर्स टू सोर्स टू सप्लाई, एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो मेरे को फीड स्टॉक सप्लाई कर सके। मतलब कि फीड स्टॉक मतलब कि वो चीजें जो कि मैं बायोगैस प्लांट में डालूंगा। ठीक है, एक डाइजेशन टैंक होगा, एक रिकवरी यूनिट होगी जहां से मैं चीजों को रिकवर कर लूंगा, बाहर निकाल सकूंगा। उसके अलावा इस स्ट्रक्चर में एनाएरोबिक डाइजेस्टर होता है। व्हाट इज एनाएरोबिक? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करेगा। तो एनाएरोबिक डाइजेस्टर में बेसिकली क्या चीजें डाली जाती हैं? बायो वेस्ट, आपके फील्ड में कोई भी वेस्ट है, चारा है, कुछ भी घास फूस है, वो सारी चीजें बायो वेस्ट कहलाती हैं, वो सब डाला जाएगा। प्लस स्लरी ऑफ डंग, जो काउ डंग मिला है उसकी स्लरी, उसको बहुत पतला करके इसमें डाल दिया जाता है। अब इस स्लरी को जिस जिस आप कह सकते हो स्ट्रक्चर में रखेंगे, उसको मैं कवर करूंगा एक फ्लोटिंग कवर के साथ। फ्लोटिंग कवर एक ऐसा कवर जो कि फ्लोट कर सकता है, कि जैसे कल को अगर गैस का प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये कवर ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, अब माइक्रोब्स भी हैं उसके अंदर, माइक्रोब्स वर्क करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी होगा, गैस प्रोड्यूस होगा। गैस प्रोड्यूस होने से वो जो कवर है ऐसे 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 ऊपर को उठने लगेगा। वहां से मेरे को आइडिया हो जाएगा कि अब बायोगैस प्रोड्यूस हो चुकी है। मैं वहां से ऊपर से पाइप का जो कनेक्शन है वो यहाँ से लेट से यहाँ से है, उसको ऊपर से खोलूंगा ताकि बायोगैस वहां से निकल कर जाए। जो भी सोर्सेज हैं जहां जहां मुझे पहुंचानी है पाइपलाइन से, आई विल मेक श्योर दैट हैपन्स। और ये सारा काम करने के बाद बायोगैस प्रोड्यूस हो गई, वो मैंने पाइपलाइन से पहुंचा दी। जो बचा, जिसको स्पेंट स्लरी बोलते हैं, यूज्ड स्लरी बोला जाता है। स्लरी मतलब एक लिक्विड फॉर्म में मिक्सचर डंग का, वो जो सारा बचेगा मैं उसको यूज कर सकता हूँ एज अ मैन्योर, खाद की फॉर्म में या एक फर्टिलाइजर की फॉर्म में अपनी फील्ड्स में। ये एक बेसिक आइडिया दिया मैंने, इस तरीके से बायोगैस प्लांट वर्क करता है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे। तो बेसिक तो आपको बता दिया है, तो अब आसानी से समझ लेंगे हम इन चीजों को। सबसे पहला पॉइंट आता है बायोगैस प्लांट। तो बोलता है कि इंडिया में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इंडिया में जो बायोगैस की प्रोडक्शन है ये डेवलप करा था सबसे पहले किसने? IARI ने। लेट मी चेंज द मार्कर। IARI ने और KVICI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और खादी एंड विलेज इंस्टीट्यूट कमीशन, ये वो दो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में बायोगैस का प्रोडक्शन डेवलप करा था। आई रिपीट, IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये है स्ट्रक्चर। जो भी आपको सारी बात समझाई, ये है उसका स्ट्रक्चर। तो आपको आई थिंक जो मैंने बताया है, अगर वो समझ में आया था तो ये बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां से मैंने क्या करा, ये मेरे पास है स्लरी टैंक। मतलब कि यहां पर मेरा डलेगा इनपुट। इस इनपुट में मैं क्या क्या डालूंगा? आई विल एड अप वाटर, उसके साथ में डालूंगा काउडंग, एक बिल्कुल पतला सा करके उसको डाल दिया। अब स्लरी
टैंक से नीचे नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब जमीन के अंदर मैंने 10 से 15 फीट गहरा एक डाइजेस्टर कौन से वाला? एनारोबिक डाइजेस्टर। एक एनारोबिक डाइजेस्टर मैंने जमीन के नीचे धंसा के बनाया हुआ है 10 से 15 फीट। ठीक है, अब उस डाइजेस्टर में ये स्लरी पहुंच गई, काऊ डंग की वाटर वाली स्लरी पहुंच गई। अब पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलती है, इसके अंदर डाइजेस्टर के अंदर, वो भी स्टडी करेंगे। बट वो सारी प्रोसेस अगर मैं बात करूं जिसमें कि आपके माइक्रोब्स, मिथेनोजन काम करते हैं, फर्मेंटेशन होती है, वो सारी प्रोसेसेस होगी, वो बताऊंगा क्या होती है। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब मेरे पास इसका प्रेशर, यहाँ पर एक ढक्कन सा होगा, वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा, जहां से मुझे आइडिया हो जाएगा कि अब बायोगैस प्रोड्यूस हो चुकी है। ये आउटलेट है, यहां से मैं बायोगैस को निकाल लूंगा एंड इस बायोगैस को देन आई कैन यूज एज अ फ्यूल। अब ये तो बायोगैस प्रोड्यूस हो गई, यहां से जो बचा उसको मैंने इसमें डाल दिया, इस टैंक में, जिसको स्लज टैंक बोलते हैं, जिसके अंदर मैंने क्या डाला? स्पेंट स्लरी, जो बच गया था सारा मसाला। नाउ यू कैन यूज इट एज अ मैन्योर, इसको मैं मैन्योर की तरह यूज कर सकता हूं। ठीक है, समझ में आया? ये वही पिक्चर है लेकिन थोड़ा और बेटर तरीके से। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, तो ये वही पिक्चर है वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग दी बायोगैस प्लांट। हाँ जी, समझ में आया आपको ये पॉइंट्स जो बताए हैं? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ठीक है, कोई बीच बात नहीं। में अब नेटवर्क इश्यू हो गया। स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, और प्लीज मेक श्योर कभी भी आप ये क्लासेस लगाते हो, मेक श्योर आपका नेटवर्क स्टेबल होना चाहिए, यस वरना सर, आप आज फर्स्ट डे हाँ था ना, जिसलिए हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या करा? काउ डंग और वाटर को डाला, यहाँ पर इनपुट टैंक था, इनपुट करा मैंने, स्लरी टैंक के अंदर डाल दिया, डाला, ये नीचे नीचे पहुंचेगा सारा सामान। ठीक है, अब ये नीचे पहुंचा तो ऐसे भर गया सारा। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट था, दिस वाज एनारोबिक डाइजेस्टर, ये जो मेरे पास टैंक है जो मैंने आपको बताया था, ये जमीन से 10 से 15 फीट गहरा होता है। दिस इज कॉल्ड एज दी व्हाट? एनारोबिक डाइजेस्टर। अब इस एनारोबिक डाइजेस्टर में बहुत सारे काम होते हैं, वो क्या काम होते हैं अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा था? काउडंग और वाटर का जो एक स्लरी था, स्लरी टैंक में डाला, स्लरी टैंक से वो चीजें पास होकर अगले वाले टैंक में पहुंच गई, एनारोबिक डाइजेस्टर में। लेट्स सी एनारोबिक डाइजेस्टर में एक्चुअल में होता क्या है।
बहुत ध्यान से देखना। अब देखो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ। अब क्या होता है, काउडंग है, पानी है, काउडंग है तो डेफिनेटली उसके अंदर मेरे पास सेल्यूलोज होता है। प्लीज इन पॉइंट्स को नोट करो। सेल्यूलोज होगा। सर सर एक मिनट सर। कोई बात नहीं, आई एम राइटिंग डाउन, आप तब तक अपना कंफर्टेबल हो जाओ। हाँ जी, कंटिन्यू करूं? यस सर। आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब ये मैं आपको यहाँ जो फ्लो चार्ट बनाऊंगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। यहाँ से आई एम टेलिंग कि अल्टीमेटली जो मेरे पास जो ये एनारोबिक डाइजेस्टर है, इसमें क्या बेसिक प्रोसेसेस जो है वो होती हैं। मैंने पहले बोला था आपको कि जो स्लज टैंक था, वहां से मतलब इस वाले टैंक से मेरे पास सामान स्लरी टैंक से एनारोबिक डाइजेस्टर में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, दैट आई एम टेलिंग नाउ, कि सबसे पहले पॉइंट क्या होता है कि सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन जो मेरे पास डंग के अंदर प्रेजेंट था, काउ डंग के अंदर, वो सबसे पहले उसमें एक्ट करते हैं बैक्टीरिया। सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया एक्ट करते हैं? डीकॉम्पोजिशन बैक्टीरिया। डीकॉम्पोजिशन करने वाले, जो इसको डिकम्पोज कर देंगे, इसको तोड़ेंगे, वो वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। जब डीकॉम्पोजिशन बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्यूबलाइजेशन। तो अब सॉल्यूबलाइजेशन होगा तो जो इतना कॉम्प्लेक्स मटेरियल था सेल्यूलोज वगैरह का, वो अब सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, टूट जाएगा, सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले एक्ट करा डीकम्पोजिशन बैक्टीरिया ने, उसके बाद एक्ट करते हैं मेरे पास फर्मेंटेशन बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन बैक्टीरिया जो बेसिकली फर्मेंट करेंगे और यहाँ से एसिड्स निकालेंगे। अगर आपको क्लास 11th की प्रोसेस याद हो, जब आप फर्मेंटेशन करते हो तो अल्कोहल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वैसे ही यहाँ पर प्रोसेस होगी। इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस हुई तो ये जो सिंपलर कंपोनेंट्स थे, जो कि सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से टूट कर बने थे, अब आपके वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में। अब वो कन्वर्ट हो गए ऑर्गेनिक एसिड्स में। ये सब मैं बता रहा हूं जो इस टैंक के अंदर होगा। व्हाट इज दिस टैंक? दिस टैंक इज कॉल्ड एज एन एनारोबिक एनारोबिक डाइजेस्टर। डाइजेस्टर। अब जब एक बार मेरे पास ऑर्गेनिक एसिड्स बने, दैट इज द लास्ट स्टेप कि अब मेरे पास नेक्स्ट वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज मिथेनोजेंस। अब इसमें मिथेनोजेंस एक्ट करेंगे। मिथेनोजेंस एक्ट करते हैं एंड दिस प्रोसेस जिसमें मिथेनोजेंस एक्ट करते हैं और मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया का जन्म होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिथेनोजेनेसिस। तो ये मेरे पास 3 स्टेप्स हैं, सॉल्यूबलाइजेशन, फर्मेंटेशन, मिथेनोजेनेसिस, जिससे कि अल्टीमेटली मेरे पास प्रोडक्शन होता है बायोगैस का। लेकिन उसमें क्या क्या है? मीथेन गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और जनरली H2 और H2S ऑलमोस्ट इकट्ठे एक साथ कंबाइंड फॉर्म में मेरे पास प्रेजेंट होते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट H2 एंड H2S। ठीक है, तो सबसे पहले आई टोल्ड यू कि मेरे पास है मीथेन गैस, उसके बाद आई हैव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अल्टीमेटली मेरे पास क्या है? H2 और H2S। अब यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट चीज क्या जरूरी होती है टू अंडरस्टैंड कि ये, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से सबसे ज्यादा कौन होता है? मीथेन। मीथेन यहाँ पर अराउंड 50 से 70%, 50 से 70% तो मेरे पास यही होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड की, वो उससे कम होता है। H2 और H2S उससे भी कम होता है। सबसे ज्यादा आप ऐसे याद करो बस, सबसे ज्यादा मीथेन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन H2 और H2S मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलती है। ये मेरे पास हो गया बायोगैस का प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा मेरे पास क्या आया है? मीथेन गैस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद होना चाहिए। समझ में आई ये प्रोसेस क्या हुआ मेरे पास, कैसे प्रोड्यूस करा मैंने काउडंग से मीथेन गैस? यस सर। नोट कर लिया चीजें? यस सर, नोट कर लिया। अब लास्ट स्टेप क्या था कि भाई बायोगैस प्रोड्यूस हो गया, तो फिर हमने क्या करा, आउटलेट में से यहां से मेरे पास जो बायोगैस था उसको मैंने एज अ फ्यूल, एनर्जी जनरेट करने के लिए, लाइटनिंग पर्पस के लिए, कुकिंग के लिए यूज कर लिया। जो बचा था दैट इज सेंट इनटू द स्लज टैंक, और जो बचता है उसको मैंने पहले भी बताया था, उसको स्पेंट स्लरी बोला जाता है।
इसको मैं वापस से फील्ड्स में यूज कर सकता हूं एज अ मैन्योर, खाद की फॉर्म में इसको एग्रीकल्चरल फील्ड्स में वापस से यूज कर लिया जाता है। एक पॉइंट आप पिछले पेज पर जरूर ऐड करना कि जो ये मिथेनोजेंस होते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है मिथेनोजेंस का, ये कौन सी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो आपके मिथेनोजेंस होते हैं, बिकॉज ये आप कह सकते हो अपना, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको बोला जाता है कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं, बट केमिकल्स के ब्रेकडाउन से, फोटोसिंथेसिस से नहीं। These are called as chemosynthetic autotrophs, और ये ऑब्लिगेट एनारोब्स भी हैं, दैट इज व्हाई ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। अगर ऑक्सीजन कहीं पर भी होगी तो ये एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे। कौन? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, इज इट ऑल क्लियर? तो यस दैट सर। हाउ हम अल्टीमेटली किस तरीके से बायोगैस का प्रोडक्शन कर लिए। ये सारी प्रोसेस थी बायोगैस प्रोडक्शन की, और यही वो सारे पॉइंट्स थे दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम है या वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ठीक है, अब उसके बाद मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर चीज में, एडवांटेजेस की बात करें क्या है, वो आप जरूर देख सकते हो। एडवांटेजेस अगर मैं बात करूं इसकी, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं इसकी, तो सबसे पहले तो देखो ये एक सेफ है, थोड़ा एक चीप तरीका है, और एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप इसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हो अगर एक बार फिनिश हो जाता है। ठीक है, आप इसको बर्न कर सकते हो, आपके स्टोव्स में, चूल्हों में इसको बर्न कर सकते हैं ताकि आप हीट प्रोड्यूस कर सको। ये इसका एडवांटेज है। इको फ्रेंडली होता है तो कोई पोल्यूशन का चांस नहीं है, इट इज इको फ्रेंडली, फॉर दैट रीजन देयर इज नो चांस ऑफ पोल्यूशन। आप इसको जनरेट कर सकते हो आसानी से, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और आसपास की जो सराउंडिंग्स की सैनिटेशन वाली जो चीजें हैं उनको भी कंट्रोल करता है, बिकॉज बैक्टीरिया आर वर्किंग इन दिस। और जो रेजिड्यू बचता है, मैंने यही बताया था, जो रेजिड्यू बचा बायोगैस की प्रोडक्शन के बाद, उसको मैं एज अ मैन्योर यूज कर सकता हूँ। इसको आप इवन आप स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए भी इस बायोगैस को यूज कर सकते हो। इसको एज अ मैन्योर तो मैं आपको बता ही दिया है। उसके अलावा कुकिंग पर्पस के लिए तो डेफिनेटली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सर्टेन एडवांटेजेस हैं कि भाई क्या फायदा है बायोगैस को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, दैट इज हाउ इट हैपेंस। अब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका सबसे पहला मैंने रोल बताया था, बायोगैस प्लांट में किस तरीके से माइक्रोब्स वर्क करते हैं अलग अलग तरीके से टू परफॉर्म द एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस बायोगैस। अब आ जाते हैं हम कि ये बेसिक एक छोटी सी समरी है कि काउडंग वाटर डाला, सबसे पहले मैंने वही समरी है, काउडंग वाटर डाला स्लरी टैंक में, उसके बाद डाइजेस्टर में, डाइजेस्टर से बायोगैस प्रोड्यूस हुआ और आउटलेट से निकाल लिया, जो बचा था उसको मैंने स्लज टैंक से यूज कर लिया एंड वहां से मैन्योर प्रोड्यूस कर लिया। तो कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आया था पेपर में, तो वहां पर आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि बड़ी सारी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी होगी वहां पर। तो दैट इज हाउ यू चूज है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप उसको छोटा बड़ा जैसे मर्जी लिख सकते हो, एंड आई होप डायग्राम ड्रॉ करना भी बहुत ईजी है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस कंटिन्यू। अब हम माइक्रोब्स की अगर बात करें ह्यूमन वेलफेयर की, तो आप लोग इसको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पढ़ते हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पढ़ते हो, सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ते हो, एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस जो आज हमने पढ़ लिया। ये बेसिक पढ़े जाते हैं कुछ एक तरीके। अब हमारे पास लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स को जब आप यूज करते हो फार्मिंग में, फार्मिंग में कैसे यूज किया जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो अब हम स्टडी करेंगे, हाउ माइक्रोब्स आर यूज्ड इन फार्मिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग, देखो जो हम फार्मिंग एक नॉर्मल तरीके से जो फार्मर्स अब न्यू मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, चलो अब वाले तो काफी बेटर है, बट एक पुराने तरीके से एक मेंटेलिटी बनी होती है कि अगर आप ज्यादा बेटर केमिकल्स यूज करोगे, फर्टिलाइजर्स यूज करोगे, पेस्टिसाइड्स यूज करोगे, तो आपकी फार्मिंग बहुत अच्छी होने वाली है। बट द पॉइंट इज दैट जो फार्मिंग ये कन्वेंशनल मेथड से पुराने तरीके से जो फार्मर लोग कर रहे हैं, एग्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चरल बेस्ड केमिकल्स जो हैं, दे आर टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स टू अफोर्ड। पहली बात तो बड़े एक्सपेंसिव होता है अफोर्ड करने के लिए भी,
लेकिन अब वो ये बोलता है कि यील्ड्स कुड नॉट बी इंक्रीज फॉर, जो हमें एक पर्टिकुलर, मान लो किसी से कुछ क्विंटल मिल रहा है, किसी से कुछ क्विंटल, कुछ भी हमको यील्ड मिल रही है किसी भी क्रॉप की, आप उसको फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते हो विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज। कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग वेराइटीज हैं, अपने यही पुराने कन्वेंशनल मतलब ओल्ड, अपने ये पुराने मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज करके मैं उतने ही तरीके से जो वैरायटी एग्जिस्ट कर रही है उसी से मैं और बेहतर इंक्रीज नहीं कर सकता यील्ड, जो मुझे आउटकम मिलेगा क्रॉप्स का वो मैं नहीं इंक्रीज कर सकता ऐसे मेथड से। उसके अलावा एग्रोकेमिकल्स की वजह से एनवायरमेंट को तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, बिकॉज आप प्लांट्स पर कुछ चीजें स्प्रे करते हो बट यू नेवर नो कि वो आप पर भी क्या हार्म प्रोवाइड कर सकती है। तो ये कुछ एक सर्टेन डिसएडवांटेजेस होती हैं कि आप एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग को अब क्यों प्रेफर नहीं करते। तो पॉइंट ये है कि सोल्यूशन भी तो फिर कुछ होना चाहिए अगर हम इसकी बात करते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव होता है एग्रोकेमिकल फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल का सबसे ट्रेंडिंग फार्मिंग का तरीका दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसने बिल्कुल ही एग्रोकेमिकल फार्मिंग को तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक खत्म ही कर दिया है, इसका नामो निशान ही मिटा दिया है। नाउ पीपल डोंट रिलाई ऑन द एक्सपेंसिव केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रेफर करते हैं। बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, क्या फायदे हैं कि इसको प्रेफर किया जाता है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन फार्मिंग। दो तरीके से मदद करते हैं। नंबर वन, दे आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। आप फार्मिंग में माइक्रोब्स को यूज करते हो बायो कंट्रोल एजेंट्स के फॉर्म में। नंबर टू, बायो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में। ठीक है, देयर आर टू वेज जिसमें माइक्रोब्स फार्मिंग में यूज करे जाते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर। एक एक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ गया बायो कंट्रोल एजेंट क्या है। माइक्रोब्स विच आर यूज इन कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। वो माइक्रोब जिसको आप यूज करोगे प्लांट के डिजीजेस, प्लांट के पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, दे आर कॉल्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है। नंबर टू क्या है, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिडेशन एंड नॉट ऑन द केमिकल्स। आप बायो कंट्रोल ही बोल रहे हो, तो आप इसमें क्या करते हो, प्लांट्स के पेस्ट और पैथोजन जो भी अफेक्ट करते हैं, आप उसका नेचर में एग्जिस्ट करने वाला प्रिडेटर ढूंढते हो। आपको पता चलता है, आप वो प्रिडेटर यूज करोगे और उस पेस्ट और पैथोजन को मारोगे। आप यहाँ पर केमिकल्स का कोई यूज नहीं करोगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है बायो कंट्रोल एजेंट का, माइक्रोब्स आर यूज इन कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। नंबर टू, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिडेशन। ये नेचुरली प्रिडेशन पर निर्भर करता है, नॉट ऑन द केमिकल्स। नंबर थ्री, डू नॉट कॉज पोल्यूशन टू आवर एनवायरमेंट। भाई आप पैथोजन प्रिडेटर यूज कर रहे हो कोई, तो वो कैसे पोल्यूशन कॉज करेगा, इट विल नॉट कॉज एनी पोल्यूशन टू द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को कोई पोल्यूशन नहीं होगा। पांचवी चीज, डू नॉट इरेडिकेट द पेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हो ना, वो पूरे के पूरे पेस्ट को खत्म नहीं कर देगा, बट उसको मैनेजेबल लेवल पर रखेगा। इतने लेवल पर रखेगा कि आप उसको कंट्रोल कर सको, आप चेक कर सको, उसको वहां से वहां पर डैमेज कॉज ना करने दो, उसको खत्म नहीं करेगा। देखो, अगर एक पेस्ट ही खत्म हो जाएगा तो प्रीडेटर पेस्ट साइकिल कैसे चलेगी नेचर में। एक पेस्ट पर निर्भर करेगा ना, अगर कोई भी पेस्ट एक क्रॉप को डैमेज कर रहा है, तो उस पेस्ट को डैमेज करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म बैठा है वो कैसे सरवाइव करेगा अगर उसका पेस्ट ही खत्म हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर से तो आप सब कुछ ही खत्म करे जा रहे हो ना। जो पेस्ट आपको मारना था उसको मारते मारते उसके आसपास जितने थे जो शायद आपकी क्रॉप को बेनिफिट कर सकते थे, वो शायद किसी और से बचा रहे थे, सब कुछ खत्म हो जाता है। दैट इज वाई ये बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। डू नॉट इरेडिकेट द पेस्ट। ये पेस्ट को जड़ से ही खत्म नहीं कर देगा, बट उतना करेगा कि वहां से मैनेज हो सके, उसके डैमेज का हमें कोई नुकसान ना हो अगर वो डैमेज कॉज करता भी है। दैट इज द मेन पर्पस। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि जब पेस्टिसाइड्स ऐड करते हो आप, तो दोनों स्पीशीज इरेडिकेट हो जाती है। कौन दोनों, एक तो हार्मफुल पेस्ट जो हार्म कॉज कर रहा है, या कुछ बेनिफिशियल स्पीशीज। मान लो कुछ ऐसी भी स्पीशीज थी जो पेस्ट पर शायद फीड कर रही थी और वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट आता है कि हार्मफुल पेस्ट तो खत्म होता ही है, जो बेनिफिट कर रहा था क्रॉप को वो भी खत्म हो जाता है। कब, व्हेन पेस्टिसाइड्स आर एडेड। लेकिन नाउ जब आप बायोलॉजिकल कंट्रोल को यूज करोगे तो पेस्ट इज कंट्रोल्ड, पेस्ट को आप कंट्रोल कर सकोगे।
और बेनिफिशियल स्पीशीज रिटेन रहेंगी, बिकॉज ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। अगर किसी को मस्कीटो के लार्वे को मारना है वो उसी को मारेगा, किसी को एंट्स को किल करना है वो उसी को किल करेगा। इतना स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, तो जो बेनिफिशियल स्पीशीज हैं दे आर प्रोटेक्टेड, वो बच जाती है। ठीक है, पेस्ट इज कंट्रोल्ड एंड रिटेन बेनिफिशियल स्पीशीज। दैट इज द रीजन हम क्यों प्रेफर करते हैं माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब मेरे पास इसमें सबसे पहले आ जाता है बैक्टीरिया एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, कि आप बैक्टीरिया को कैसे यूज करते हो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को यूज करा जाता है बायो कंट्रोल एजेंट की तरह। सबसे पहले आ जाता है बैक्टीरिया। अब इसमें अगर आपको याद हो, आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा अ कॉन्सेप्ट ऑफ, जब आप बीटी कॉटन का पढ़ते हो, बीटी कॉटन का बारे में पढ़ा है आपने? यस सलोनी, यू हैव रेड यस अबाउट सर, बीटी कॉटन? यस सर पढ़ा है, ठीक पर है, ठीक से नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बोला बीटी कॉटन, ये कैसी कॉटन है? ये ऐसी कॉटन है जिसमें हम बात करते हैं बीटी की। व्हाट इज बीटी? बीटी का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis। ये जो बैसिलस thuringiensis होता है, इसको यूज किया जाता है टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। जो कॉटन होती है, एक मिनट मैं बताता हूँ क्या होता है। इसको डेवलप क्यों करा गया था? देखा गया था कि अगर आप एक कॉटन के प्लांट को देखो, कॉटन का लेट्स से प्लांट आपका, लेट्स से इट इज लुकिंग लाइक दिस, ये आपका कॉटन का प्लांट है दैट आई एम शोइंग। और आपको मालूम होगा, अगर आपने कभी देखा है, कॉटन के प्लांट पे ना ऐसे कॉटन की बोल होती है जिससे आप रुई निकालते हो। ठीक है, तो एक पॉइंट पर ये देखा गया था कि ये जो कॉटन की बोल थी, इसमें जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर था वो क्या डैमेज कॉज करता था, वो इसके अंदर ना होल्स क्रिएट कर देता था लाइक दिस। ये ऑब्जर्वेशन हुई थी कि जो आपका बैक्टीरिया, जो आपका बटरफ्लाई का कैटरपिलर था, वो इसको डैमेज कर रहा था, इसके अंदर होल्स क्रिएट कर रहा था बैक्टीरिया का कैटरपिलर। तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमने यूज करा था बीटी बैसिलस thuringiensis को। ये जो बैसिलस thuringiensis होता है, ये मेरे पास अवेलेबल होता है ड्राइड स्पोर्स की फॉर्म में। इन स्पोर्स को आप मिक्स करते हो पानी के साथ, ठीक है, और जैसे ही आपने इस पानी के साथ इसको मिक्स करा, इसको स्प्रे कर दिया जाता है। किस पे स्प्रे कर दिया जाता है? जो भी वल्नरेबल प्लांट्स हो, जिसमें आपको लगता है कि शायद आपके बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स अटैक करते हैं, मोस्टली कॉटन पे, फ्रूट ट्रीज पे, ठीक है। जैसे ही ये हुआ, जब आपने स्प्रे कर दिया इन स्पोर्स को पानी की फॉर्म में मिक्सचर बनाकर उन प्लांट्स पर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दे आर ईटन बाय इंसेक्ट लार्वे। इंसेक्ट के जो लार्वे होंगे, डेफिनेटली वो तो प्लांट को खाने आए थे, बोल को खाने आए थे, उनको थोड़ी पता है क्या स्प्रे हुआ था। सब खाएंगे, सब कुछ ही खा जाएंगे एक साथ में। जैसे ही वो खा लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करें, जब ये स्पोर्स जो है, आप कह सकते हो जो बीटी स्पोर्स हैं, जैसे ये पहुंचते हैं इन द गट ऑफ इंसेक्ट, जैसे इंसेक्ट के गट में, एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचे, वहां पर मेरे पास होता है एल्कलाइन पीएच, बेसिक पीएच होता है। एल्कलाइन पीएच जो होता है वो एक्टिव कर देता है, वो एक्टिवेट कर देता है बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स को, क्राई जीन को। ये जो बीटी के स्पोर्स होते हैं, इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन होता है, क्राई जीन। ये क्राई जीन कल को फिर क्या बनाएगा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जो आपका बीटी टॉक्सिन रिलीज करेगा। इंसेक्ट की जो गट की लाइनिंग होगी उसको डैमेज करेगा, उसको बर्स्ट कर देगा, और इंसेक्ट मर जाएगा। और इन द गट ऑफ द लार्वे टॉक्सिन रिलीज किया जाएगा और लार्वा मर जाएगा। एंड जैसे कि साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करा है बैसिलस thuringiensis के टॉक्सिक जीन्स प्लांट्स, जैसे कि कॉटन, जिसकी वजह से अब कभी भी अगर बटरफ्लाई के कैटरपिलर कोशिश भी करें बीटी के, जो आपकी कॉटन की क्रॉप है उसको डैमेज करने के लिए, वो नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया या एक बार repeat करूं? आ गया सर। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ कि बीटी कॉटन के फिनोमिना में क्या है। हम यूज करते हैं बैसिलस thuringiensis। व्हाट इज दिस? ये बैक्टीरिया है,
इसके स्पोर्स को यूज किया जाता है। कौन से स्पोर्स? आप लिख सकते हो ड्राइड स्पोर्स, सूखे हुए स्पोर्स को यूज करते हैं और उसको पानी के साथ मिक्स करके पौधों पे स्प्रे किया जाता है। वल्नरेबल प्लांट्स जिसमें डैमेज हो सकता है, जब इन पे इनको स्प्रे किया, डेफिनेटली इंसेक्ट के लार्वे आएंगे, वो इसको खा लेंगे, ये जो स्पोर्स है ये अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये जो जब बैसिलस thuringiensis उनके अंदर जाता है, उनका बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया का क्रायोजीन एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। जो उसकी गट होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसका एल्कलाइन बेसिक पीएच होता है, उसकी मदद से वो क्रायोजीन एक्टिवेट हो जाता है। जब क्रायोजीन एक्टिवेट होगा वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाएगा, या आप कह सकते हो क्राय प्रोटीन बनाता है। उसकी मदद से टॉक्सिन रिलीज होता है, बीटी टॉक्सिन, जो ऑन द स्पॉट टॉक्सिक है तो खत्म कर देता है, बर्स्ट कर देता है। दैट इज हाउ ये जो बीटी कॉटन हमने डिस्कवर करी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको यूज किया जाता है। तो अब हम ये बोल सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर हम बात करें बीटी टॉक्सिन को हमने यूज करा है कहाँ कहाँ पर, वी हैव यूज्ड दिस बीटी टॉक्सिन, हमने कंट्रोल करने के लिए किसको, एक तो बीटल्स को, बीटल्स होते हैं कोलियोप्टेरन। जब आप क्लास इंसेक्टा पढ़ते हो, देखो सबसे पहले अगर zoology की बात करें, जस्ट वेट लेट मी करेक्ट इट, जब हम zoology की बात करते हैं तो आपके पास आता है सबसे पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा, बेसिक्स हैं पता होने चाहिए। फाइलम आर्थ्रोपोडा में मेरे पास क्लास आती है इंसेक्टा, ठीक है, फाइलम क्लास। इसके बाद नेक्स्ट हायरार्की में क्या आता है? हाँ जी सलोनी, फाइलम क्लास Yes, sir. क्या आता है? पता नहीं सर। नहीं, ये तो क्लास 11 के चैप्टर 1 का बेसिक है, ये तो आना चाहिए आपको। पहले फाइलम होता सर है। हाँ जी, 11th क्लास सर क्लियर नहीं है, 11th क्लास। अच्छा, बट स्टिल ये बहुत बेसिक पॉइंट है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर भी नहीं पढ़ा आपने, वो तो बहुत बेसिक चैप्टर है बायो का। तो सिलेबस में से रिड्यूस हो गया था जब कोविड की वजह से पढ़े नहीं। अच्छा, बट स्टिल नीट में क्वेश्चन उसके भी आते हैं, हर एक जगह पर आएगा, बट पढ़ना है। ये भूल जाओ कि Yes, कोविड sir. वाली चीज क्योंकि उसकी वजह से कौन सी चीजें रह गई है, वो सब आपको कवर करना है। तो अब आप देखो कि जो चीजें छूट गई हैं, आपकी 12th स्टार्ट होगी, दैट इज वंडरफुल, लेकिन 11th मेजॉरिटी में नीट में आएगी, तो 11th जरूर Yes, sir. करनी है। वो आप देखो आपको कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, हमारे पास एक हायरार्की होती है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। सबसे पहले होता है किंगडम, फिर होता है फाइलम, फिर होता है क्लास, फिर होता है ऑर्डर, फिर होता है फैमिली, फिर होता है जीनस, फिर होता है स्पीशीज। जैसे हम लोग ह्यूमन, जैसे मैंगो है, मैंगो के लिए क्या बोलते हैं? मैंजीफेरा, मैंजीफेरा मैंगो का जीनस होता है, इंडिका होता है उसका स्पीशीज। वैसे ही एक मतलब एक हायरार्की बनी हुई है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को ऐसे क्लासिफाई करा जाएगा। उसमें मैंने बोला कि फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स के लिए, क्लास होता है उनका इंसेक्टा, उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर मेरे पास अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि एक ऑर्डर आता है डिप्टरा। डिप्टरा वो होता है इसमें फ्लाई आती है, जैसे कि मक्खियां होती है ना, फ्लाइज, फ्लाइज आती है ऑर्डर डिप्टरा में। एक आता है लेपिडोप्टरा, लेपिडोप्टरा में मेरे पास क्या आता है? बटरफ्लाइज आ जाती हैं। बटरफ्लाइज वो होती है जो दिन के वक्त आपको फ्लावर्स पे दिखाई देती है, और बटरफ्लाई जैसे ऑर्गेनिज्म रात को दिखाई देते हैं उसको मॉथ बोला जाता है। ऐसे मेरे पास आते हैं कोलियोप्टरन, कोलियोप्टरन में आ जाती हैं बीटल्स। ये सारे इंसेक्ट की टाइप्स हैं। बीटल्स आपने ऐसा ऑर्गेनिज्म शायद कभी जंगलों में, फील्ड में, प्लांट्स के ऊपर देखा हो। ये बीटल देखी है आपने कभी? इसको लेडी Yes, sir. बर्ड बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. बेसिकली यहाँ पर मेरे बताने का मतलब क्या है कि बायो कंट्रोल एजेंट की बात करते हैं कि जो टॉक्सिन है, ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको बोला मैंने, डिप्टरन्स पे यूज कर सकते हैं, वर्म्स, फ्लाइज और बीटल्स पर यूज करा जा सकता है। उससे पहले आप इसमें नेक्स्ट चीज आ जाती है फंजाई एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, कि आप फंजाई को कैसे एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हो। बैक्टीरिया समझ लिया आपने, बैसिलस का एग्जांपल। अब आ जाते हैं फंजाई पे। फंजाई में मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्लांट का। अब मेरे पास फंजाई के केस में मेरे पास इंपॉर्टेंट नाम आता है फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा अगर हम बात करें,
ट्राइकोडर्मा, अब ये देखो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लास 11 के आते हैं। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि मेरे पास फंजाई की क्लास होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसमें एक फंगस आती है ट्राइकोडर्मा, वहीं पर हम बोलते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट होता है। ये कैसे काम करता है, अब देखो ये क्या काम करता है कि अगर मैं ट्राइकोडर्मा की बात करूं, ऐसा एक पैथोजन है, इस तरीके से ट्राइकोडर्मा है और ये पैथोजेनिक फंगस है। इट आइडेंटिफाइज एंड अटैक द प्लांट पैथोजेनिक फंगस। इसका काम क्या होता है कि प्लांट की जड़ों में ये ढूंढता है कि कौन सा फंगस है जो प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, प्लांट की रूट्स को उस फंगस के अटैक से रेजिस्टेंट बनाता है कि कल को अगर वो रूट्स चाहे भी अटैक करना तो वो अटैक नहीं कर पाएंगी प्लांट रूट्स को, क्योंकि ये क्या करता है, ये अल्टीमेटली ये जो नेमेटोड्स होते हैं, उस नेमेटोड्स का अटैक होता है। नेमेटोड इज अ ग्रुप जो कि आप पढ़ते हो निमैट हेल्मेंट्स, एनिमल किंगडम में पढ़ते हो, उसके एग्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेसिकली आपने जो एग्जाम के लिए याद रखना है कि ट्राइकोडर्मा इज यूज्ड अगेंस्ट सेवरल पैथोजेंस, बहुत सारे प्लांट के रूट के पैथोजेंस से बचाने में मदद करता है। आपको ये डिटेल में नहीं जाना कि नेमेटोड की एग्स हैं, इसकी एग्स हैं, उसकी एग्स हैं, नहीं। आपको याद रखना है ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो डिटेरोमाइसिटीज ग्रुप को बिलोंग करती है और यूज करी जाती है सेवरल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि प्लांट्स रेजिस्टेंस लेकर आती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता फिर कौन सा इंसेक्ट अटैक कर रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है वायरस एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, जो वायरस को यूज करते हो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो यहाँ पर मेरे पास एक ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं जिसका नाम आता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, जिसमें हम बात करते हैं बैकुलो वायरसेस की। ये जो वायरसेस होते हैं आपने याद रखना है ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, बहुत नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। ये इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स को किल कर देते हैं, इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स को नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बैक्यूलो वायरसेस का, इसको अटैक नहीं करता। अगर आप बोलते हो नैरो स्पेक्ट्रम मतलब जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। बैक्यूलो वायरसेस आर अ ग्रुप ऑफ, सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो। मेरी साइड पर बिल्कुल कोई कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग शो हो रहे हैं सिग्नल्स इंटरनेट के। प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप। एक मिनट सर। यस सर, अब क्लियर है? बताइए। यस सर। तो जो बैक्यूलो वायरसेस होते हैं, BACULO बैक्यूलो वायरसेस, दे आर अमंग न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस के अंदर आते हैं। ये बड़े नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब बड़े स्पेसिफिक हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इंसेक्ट को और इंसेक्ट से रिलेटेड आर्थ्रोपोड्स को अटैक करता है। जैसे देखो अगर हम बोलते हैं स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, ये इंसेक्ट नहीं है लेकिन आर्थ्रोपोड्स होते हैं। बोला एक बड़ी क्लास होती है जिसमें क्लास जो आपका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर क्लास इंसेक्टा आता है, उसके अंदर क्लास अराकनिडा आता है, जिसके अंदर स्पाइडर स्कॉर्पियन आते हैं। याद रखना स्पाइडर स्कॉर्पियन इंसेक्ट्स नहीं है, लेकिन आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जरूर आते हैं क्योंकि इनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं। आप ज़ूलॉजी पढ़ते हो। अब मैंने बोला नैरो स्पेक्ट्रम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये किस पर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई वर्टिब्रेट है, अगर कोई नॉन आर्थ्रोपोड इनवर्टिब्रेट है, मान लो स्नेल्स हैं, है ना, उस पर अटैक नहीं करेगा, प्लांट पर अटैक नहीं करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम इसलिए है क्योंकि बहुत स्पेसिफिकली इससे सिर्फ किसको अटैक करना है, इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें की क्या होती है, आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, पोड का मतलब लेग्स, जैसे जिसको हेक्सापोडा बोलते हो, 6 लेग्स वाले जो होते हैं ऑर्गेनिज्म ये सारे, ये आर्थ्रोपोड्स को अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है इसी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा आज के टाइम पर ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज करते हैं आईपीएम। व्हाट इज आईपीएम? ये इकोनॉमिकल अप्रोच होती है पेस्ट को मैनेज करने के लिए। इसमें एक अप्रोच नहीं, बहुत सारी अप्रोचेस लगाई जाती हैं इंसेक्ट को, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और आपने इसमें याद रखना है बैकुलो वायरसेस सबसे ज्यादा डिजायरेबल होते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए।
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? ऐसा तरीका जिसमें कि आप क्या करते हो, बड़े ध्यान से देखो, नॉलेज ऑफ द पेस्ट, आपको जो भी पेस्ट आपकी क्रॉप को अटैक कर रहा है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी लाइफ साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए, वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप एक ऐसी अप्रोच लगा सको जो उस पेस्ट को मैनेज करने में मदद कर सके। ये सारी नॉलेज के बाद जब आप एक्ट करते हो उसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। आप इसे बायोलॉजिकल तरीके भी यूज करते हो, कभी कभी केमिकल वेज भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके मिलाकर जब एक साथ काम करते हो उसको इंटीग्रेटेड होता है ना, एक साथ इकट्ठे काम करना, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये जो अप्रोच होती है उसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोला जाता है, जिसमें आप पेस्ट्स को स्टडी करते हो, उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करते हो, एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, और एक ब्रॉडर अप्रोच लगाते हो उस पेस्ट को मैनेज करने के लिए। आपको याद क्या रखना है, बैक्यूलोवायरसेस डिजायरेबल होते हैं, बड़े जरूरी माने जाते हैं आईपीसी, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू दिस थिंग नाउ। उसके बाद आता है एनिमल्स कैसे यूज करे जाते हैं बायो कंट्रोल एजेंट के लिए। तो आपने उसमें याद रखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड बीटल जो है इसको यूज करा जाता है, आप कह सकते हो फील्ड्स में एफिड्स को कंट्रोल करने। ये भी ऐसे कीड़े इंसेक्ट्स होते हैं,